नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 2 प्रैक्टिस सेट तक देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। इनमें से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा या, रा, ला, वा, जो ये वर्ड समूह है यह अंतस्थ वर्ड समूह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का कवि है। इनमें से कौन सा एक कवि अष्टछाप का कवि है। नरहरि स्वामी है या फिर छीत स्वामी है या फिर गोपाल स्वामी है या फिर राम स्वामी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टछाप का जो कवि है वह है छीत स्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से एक कौन है। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद है या फिर उपरोक्त सभी। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं वह है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पवन शब्द का संधि विग्रह है। बताइए आप लोग, पवन शब्द का संधि विग्रह कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पो प्लस अन जो है पवन शब्द का संधि विग्रह है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं। बताइए आप लोग, राम की शक्ति की पूजा कविता के कवि कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचनाकार है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न काव्य पंक्तियों में एक में उपमा अलंकार है। इनमें से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है विभावना अलंकार है। नारी बीच सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें संदेह अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों का सही विकल्प चुनना है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। कर्ता क्या होगा। कर्ता ने कर्म को अपादान से अलग होना या फिर संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो 4 3 2 1 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो 4 3 2 1 किसमें है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यह ऐसा संसार है जैसे सैमल होगा। दोस्तों, यहाँ सैमल फूल यह काव्य पंक्ति है रहीम दास की, तुलसीदास की, कबीर दास की या फिर जयसी की। यह जो काव्य पंक्ति है वह है कबीर दास की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। इनमें से कौन एक महिला कथाकार नहीं है। उषा प्रिवंदा महिला कथाकार है। ममता कालिया जो है यह भी महिला कथाकार है और महसू निशा यह भी महिला कथाकार। दोस्तों, उषा भंडारी के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बताएंगे। बाकी तीनों जो हों जो कथाकार हैं यह तीनों महिला कथाकार हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आन का मान नाटक के लेखक कौन है। बताइए आप लोग, आन का मान नाटक के लेखक कौन है। सीताराम प्रेमी है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है या फिर त्रिलोकी नाथ प्रेमी है या फिर प्रेमी राम शर्मा प्रेमी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आन का मान नाटक के लेखक जो है वह हरिकृष्ण प्रेमी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कंकाल, तितली, इरावती और भिखारिणी। तो कंकाल, तितली और इरावती जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है।
अब भिखारी जो रचना है या जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, या किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलेखा नामक कृति किसका है? दोस्तों चित्रलेखा नामक कृति है क्या, किस विधा की है? नाटक है, कहानी है, जीवनी है या फिर उपन्यास है? तो चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा के, किसका, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। किसका, भगवती चरण वर्मा उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों हम इसमें कुछ गलत बता दिए क्या, भिखारी जो है, भिखारी किसकी रचना है, या है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। इनमें से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है, वह कौन है? घुमक्कड़ सास, या फिर आखिरी चट्टान, या फिर ठेले पर हिमालय, या फिर मैंने सिल पहुंचाई। तो इसमें से एक रचना जो है यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है, वह है मैंने सिल पहुंचाई, यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं यात्रा साहित्य से संबंधित हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हैं। दोस्तों यहाँ हिंदी का आदिकाल ना होकर के हिंदी साहित्य का आदिकाल होगा। क्या होगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो हिंदी साहित्य आदिकाल के जो रचनाकार है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधित निबंध नहीं है। इनमें से एक निबंध जो है मनोविकार संबंधित निबंध नहीं है, वह कौन सा है? लज्जा और ग्लानि है, या फिर क्रोध है, या फिर लोभ और प्रीति है, या फिर त्रिवेणी है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिवेणी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरने का आशय है। गागर को लबालब भर देना, या फिर थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, या फिर शब्दों का कम प्रयोग करना, या फिर मुट्ठी में समुद्र भर देना। तो गागर में सागर भरने का आशय है थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है। इनमें से कौन सा एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है? नंददास, सूरदास, रसखान, या फिर पद्माकर। तो नंददास कृष्ण भक्त कवि हैं, सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं, और रसखान भी कृष्ण भक्त कवि है, जबकि पद्माकर जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं। इनमें कौन सा एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भास्कर और मार्तंड जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि विध जो है, विध किसका पर्यायवाची शब्द है? विध जो है वह किसका है? विध जो है वह चंद्रमा का या फिर निशापति का पर्यायवाची है। जबकि पतंग जो है वह नाव या नैया का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। भास्कर और मातंड जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ? पश्चात करने से क्या लाभ, या फिर हाथ मलकर शोक करना, या फिर प्रयास न करना, या फिर आक्रमण बनकर बैठ रहना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कब तक पुकारू रचना के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कब तक पुकारू रचना के लेखक कौन है? रंगाचार्य हैं, या फिर माधवाचार्य हैं, या फिर गोविंदाचार्य है, या फिर रंगे राघव हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रंगे राघव की रचना है कब तक पुकारूं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? दोस्तों आप लोग पता ही होगा बहुत अच्छी तरह से कि नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। मंडन मिश्र हैं, सदल मिश्र हैं, या फिर सदन मिश्र हैं, या फिर सूदन मिश्र हैं? तो नचिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वह है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीत काल के कवि घनानंद एक काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नाम है रीतबद्ध काव्यधारा, या फिर रीत सिद्ध काव्यधारा, या फिर अरीत काव्यधारा, या फिर रीत मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा।
तो बोधा ठाकुर और आलम घनानंद ये जो सभी हैं या फिर ये सभी रीत मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, सहजोबाई को, दयाबाई को या फिर महादेवी वर्मा को? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य का कवि का नाम है, बताइए साकेत महाकाव्य के कवि कौन है? किसने रचना किया है साकेत महाकाव्य को? सिया राम शरण गुप्त ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर जगदीश गुप्त ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है, बताइए श्रुत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वा प्रत्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिस छंद के चारों चरण में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, रोला कहते हैं या फिर हर गीतिका कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौपाई कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं या फिर मोहन राकेश हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते शब्द में संधि है, बताइए आप लोग नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या फिर निर्गुण संधि है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा नमस्ते शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारकों का सही क्रम है, बताइए आप लोग कारकों का सही क्रम कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, दोस्तों कर्ता कर्म, दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ता कर्म करण संप्रदाय अपदान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुरलीधर या फिर रामदीन होगा या फिर वंशीधर गंगादीन होगा, गंगादीन या फिर धरणीधर या फिर आलोपीदीन होगा या फिर वंशीधर या फिर आलोपीदीन होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंशीधर और आलोपीदीन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रीत को काव्य की आत्मा माना है आचार्य भामा ने, आचार्य वामन ने या फिर आचार्य रमन ने या फिर आचार्य श्यामल ने? तो रीत को काव्य की आत्मा आचार्य वामन ने माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि के लिए कहा गया है कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं? अज्ञेय के लिए, केशव के लिए, नागार्जुन के लिए या फिर रहीम के लिए? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठिन काव्य के प्रेत जो है केशव के लिए कहे गए हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह कथन किसका है, किसने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है, इनमें से एक कथन बिहारी के संबंध में सत्य नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, या फिर उनमें भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है, या फिर वे अनुभव विधान में बेजोड़ हैं, या फिर वे सहृदयता से वंचित हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो वे सहृदयता से वंचित नहीं थे। ठीक है, बाकी उनके विषय में तीनों कथन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार मानने वाला, या फिर किए गए उपकार को न मानने वाला, या फिर कंजूस प्रवृत्ति का, या फिर कदाचार पूर्ण व्यवहार वाला? तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ है किए गए उपकार को न मानने वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं, इनमें से कौन सी एक रचना तुलसीदास की नहीं है? हनुमान बाहुक नहीं है, या फिर बरवे रामायण नहीं है, या फिर पार्वती मंगल नहीं है, या फिर शिव स्रोत नहीं है? तो हनुमान बाहुक रचना जो है वह तुलसीदास की है, बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है, पार्वती मंगल भी तुलसीदास की रचना है, जबकि शिव स्रोत जो है वह तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर माने जाते हैं प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, या फिर प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, या फिर नकेनवादी कवि माने जाते हैं, या फिर सूक्ष्मतावादी कवि माने जाते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर जो है वह प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है, इनमें से कौन सी एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? काठ का सपना, या फिर चाँद का मुंह टेढ़ा, या फिर विपात्र, या फिर अंकुर। तो काठ का सपना गजानन माधव की रचना है, या फिर चाँद का मुंह टेढ़ा भी है उनका, विपात्र भी है, जबकि अंकुर जो रचना है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है? प्रयोगवादी मनोप्रवृत्ति, या फिर रोमांटिक प्रवृत्ति, या फिर व्यक्तिवादी चेतना, या फिर सांस्कृतिक समन्वय। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती की जो विशेषता नहीं है वह है सांस्कृतिक समन्वय की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। छायावाद युग का समय है, छायावाद युग का समय है 1920 से 1936, या फिर 1924 से 1940, या फिर 1916 से 1930, या फिर 1910 से 1918। तो छायावाद युग की जो समय है वह 1918 से मानी जाती है। कब से? 1918 से मानी जाती है, 1918 से 1936 तक। इसमें नियर अबाउट जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी काव्य का नायक है, बताइए आप लोग उर्वशी काव्य का नायक कौन है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुरुरवा जो है उर्वशी काव्य का नायक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, इनमें बताइए कौन सा एक विकल्प जो है युग्म विकल्प की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अमृत का जो विलोम होता है वह होता है विष, जबकि मृत का जो विलोम होता है वह होता है जीवित। बाकी सभी के विलोम शब्द सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, इनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, या फिर आत्मकथा है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यशोदा हरि पालनय झुलावे, हल रावे दुलराई मल्लावे, जो सोई कुछ गावे। इस पंक्ति में रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल रस है, शांत रस है, या फिर करुण रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल रस है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण। भारतेंदु के विषय में यह युक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की है, सुमित्रानंदन पंत की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की यह उक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है, इनमें से कौन सी एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है? साहित्य लहरी नहीं है, विष्णु लहरी नहीं है, या फिर गंगा लहरी नहीं है, या फिर श्रृंगार लहरी नहीं है? तो श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगा लहरी जो रचना है वह रत्नाकर जी की है, जबकि साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्ति किसका है? महादेवी वर्मा का है, नरेश मेहता का है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? तो यह जो पंक्ति है काव्य पंक्ति है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कैकेयी का अनुपात, कैकेयी का अनुपात कविता के शीर्षक में अनुपात शब्द का अर्थ है जलन है, ज्वार है, या फिर कष्ट है, या फिर पीड़ा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अनुपात शब्द का अर्थ है पीड़ा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से
सही वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही होगा। मैंने तुमको बोला था, या फिर तुमने आगरा की यात्रा की, या फिर उसने पत्र को लिखा, या फिर उनका आस्था उसमें नहीं है। तो कारक की दृष्टि जो सही वाक्य है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुमने आगरा की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षित साहनी है, या फिर बलराज साहनी है, या फिर नैना साहनी है, या फिर भीष्म साहनी है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो है वह है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है? बहादुर, या फिर अपना अपना भाग, या फिर अहम ब्रह्मास्त्र, या फिर सती? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना अपना भाग। क्या कौन सा? अपना अपना भाग कहानी का यह कथन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सूची हम लोग 1 और 2 देख लेते हैं। तो अपना अपना भाग किसकी रचना है? तो अपना अपना भाग जो है वह जैनेन्द्र की रचना। किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है। जबकि अहम ब्रह्मास्त्र किसकी रचना है? तो वह है भीष्म साहनी की। जबकि पंचलाइट किसकी रचना है? वह है फणीश्वरनाथ रेणु की। जबकि सती जो कहानी है एक किसकी है? शिवानी की है। तो इसलिए 4, 3, 2, 1 जिसमें ऑप्शन सही होगा वही हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मिमुच्छ शब्द का सही अर्थ चुनिए। मृत्यु की कामना, या फिर मोक्ष की कामना, या फिर मोक्ष को प्राप्त किया हुआ, या फिर मन की इच्छा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमुक्ष शब्द का अर्थ जो है वह है मोक्ष की कामना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। इस कथन का आशय है सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है, या फिर नदी के किनारे बैठने से जल में घुसना अच्छा, या फिर कुछ पाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, या फिर परिश्रम से पानी में खोजने पर मोती मिलता है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? सन्नाटा निबंध लेखक है। दोस्तों यहाँ सन्नाटा ना होकर के पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ निबंध होगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का है, अज्ञेय का है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, या फिर कन्हैयालाल मिश्र का है? यह जो निबंध है वह अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का है, जो 1974 ईस्वी में इन्होंने लिखा हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नीलोत्पल शब्द में समास है कौन सा? अव्ययी भाव समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, या फिर तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर की रचना है, त्यागपत्र जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो इसमें जो पूछा है सही नहीं है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, त्यागपत्र जो है भगवती चरण वर्मा की ना होकर के किसकी रचना है? त्यागपत्र जो है वह है उपन्यास विधा की रचना है। यह जैनेन्द्र की रचना है। किसकी? जैनेन्द्र की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त प्रसिद्ध कहानी है। इनमें से कौन सी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध और सशक्त कहानी है? ममता है, कफन है, बहादुर है, या फिर उसने कहा था? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। किसकी कहानी है? गुलेरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव क्या है? अध्यात्म दर्शन, या फिर प्रेम और काम दर्शन, या फिर भक्ति दर्शन, या फिर वैराग्य भाव? तो दिनकर की जो रचना उर्वशी का मूल भाव है वह है प्रेम और काम दर्शन का भाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दीपशिखा पर, यामा पर, नीरजा पर या फिर संध्या गीत पर? तो यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर महादेवी वर्मा की है या फिर नरेंद्र शर्मा की है या फिर नरेश मेहता की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकायतन जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छावटे कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, यह कथन किसका है? श्री कृष्ण का है, बाबा नंद का है या फिर राधा का है या फिर उद्धव का है? यह जो कथन है वह है उद्धव का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है? नमक का दरोगा, पर्दा, सती या फिर बहादुर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो वाक्यांश जो है वह पर्दा कहानी का है। ठीक है, किसका? पर्दा कहानी का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। गोदान उपन्यास के नायक और नायिका कौन हैं? गोबर और झुनिया हैं या फिर मेहता और मालती हैं या फिर माता दिन और दुलारी हैं या फिर होरी और धनिया हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होरी और धनिया गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साकेत को, प्रिय प्रवास को या फिर कृष्णायन को या फिर लोकायतन को? दोस्तों आप लोग पता ही होगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। उड्डयन शब्द में संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो उड्डयन शब्द में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या फिर प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये काव्य पंक्ति जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासो काव्य का विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है? निम्नलिखित में से रासो काव्य का विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस का है, किस रासो काव्य का? परमार रासों का, पृथ्वीराज रासों का या फिर खुमार रासों का या फिर बीसल देव रासों का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीसल देव रासों का। ठीक है, वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? पंडित दौलत राम और राम प्रसाद निरंजनी या फिर पंडित लल्लू राम सदल मिश्र या फिर राजा लक्ष्मण सिंह शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक रहे थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ गोरा बादल की कथा ना होकर के गोरा बादल री बात होगा। किसकी रचना है? गोरा बादल री बात पूर्णमल का है या फिर भारमल का है या फिर तख्तमल का है या फिर जटमल का है? तो गोरा बादल री बात जो रचना है वह किसका है? जटमल का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो। का विलोम है, जड़ होगा, जंगम होगा, चेतन होगा या फिर अचेतन होगा? तो अस्थावर शब्द का विलोम जो होगा वह होगा जंगम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं कवि नल हैं या फिर केदार भट्ट हैं या फिर अब्दुल रहमान हैं या फिर रमजान शेख हैं? तो संदेश रासक के जो रचनाकार हैं वह है अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं धूम भूमि धूमकेतु, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है भ्रातिमान अलंकार है या फिर संदेह अलंकार है या फिर अतिशयोक्त अलंकार है या फिर
उपमा अलंकार है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह अलंकार है। कौन? संदेह अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्मास शब्द में समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा चतुर्मास शब्द में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीरत भनीत भूति भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। इस चौपाई से भाव प्रकट होता है संपन्नता का, लोक मंगल का या फिर गंगा की पवित्रता का या फिर यश का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा इस पंक्ति से लोक मंगल की भाव प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूरदास की भक्ति है, बताइए आप लोग सूरदास की भक्ति कैसी भक्ति है? सूरदास की दास भाव की भक्ति है, सांख्य भाव की भक्ति है या फिर चातक भाव की भक्ति है या फिर गोपी भाव की भक्ति है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो सूरदास की जो भक्ति है वह है सांख्य भाव की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, इस काव्य उक्ति में किस प्रकार की आलोचना पद्धति को के दर्शन होते हैं? गवेषणात्मक आलोचना या फिर भाववादी आलोचना या फिर निर्माणात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्माणात्मक आलोचना का भाव प्रकट होता है इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं, बताइए रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन है? भरत मुनि हैं, शंकुक हैं या फिर मम्मट हैं या फिर नंदकेश्वर हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदकेश्वर हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता कौन है? वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य दंडी की है, राजशेखर की है, आचार्य विश्वनाथ की है या फिर आचार्य भोज की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित करना है, इनमें से कौन सी एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वह है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त, बाकी सभी शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? वीर गाथा काल की रचना है या फिर भक्ति काल की रचना है या फिर द्विवेदी युग की रचना है या फिर छायावादी युग की रचना है? तो राम की शक्ति पूजा जो है वह छायावादी युग की रचना है। ठीक है, किस युग की? छायावादी युग की। इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सूची 1। तो वीर गाथा काल का समय कब से कब है? तो वीर गाथा काल जो समय है वह है विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, और रीत काल का जो समय है वह है विक्रम संवत 1700 से 1900 इस विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल का जो समय है विक्रम संवत 1900 से अब तक, और भक्ति काल का जो समय है वह है विक्रम संवत 1375 से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। नागमती वियोग वर्णन पद्धति है, षड ऋतु वर्णन पद्धति है या फिर 12 मासा पद्धति है या फिर ऋतु वर्णन पद्धति है या फिर प्राकृतिक वर्णन पद्धति है? तो नागमती वियोग वर्णन जो है वह 12 मासा पद्धति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा काव्य को कहा जाता है? संदेश काव्य, दूत काव्य, उपालंभ काव्य या फिर विरह काव्य? तो भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को उपालंभ काव्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है? सोना, धतूरा, आटा या फिर कन्या। दोस्तों यहाँ केवल आटा ना होकर के गेहूं का आटा होगा, ये सभी कनक के अर्थ हैं, जबकि कन्या जो है कनक के अर्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए उसे। इनमें से कौन सा एक शब्द जो है हिंदी भाषा का नहीं है? शतायु है, मित्र है, अभिज्ञान है या फिर नियर है?
तो शतायु, मित्र और अभिमान जो है वह हिंदी भाषा के शब्द हैं, जबकि नियर जो है हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? भूषण ने, पद्माकर ने, या फिर सूरत मिश्र ने, या फिर मतीराम ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्माकर ने। कौन? पद्माकर ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भाषिनी, ब्रज भामिनी, ब्रज क्या होगा? भामिनी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बताइए ये पंक्तियाँ किस कवि की है? नंददास की है, सूरदास की हैं, कृष्णदास की हैं, या फिर परमानंद दास की हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं वह है सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाए, ये जो पंक्ति जो कथन है वह है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? बताइए आप लोग, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुआ किस सन में हुई थी? तो 1935 में, 1936 में, 1937 में, या फिर 1938 में? तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है? खंजन नयन, भूले बिसरे चित्र, या फिर झूठा सच, या फिर इदन्नम? तो इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास जो है वह है खंजन नयन, जिसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। किसकी जीवनी पर है यह? या सूरदास की जीवनी पर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नू भंडारी की कौन सी कृत राजनीतिक विषय पर आधारित है? मन्नू भंडारी की कौन सी कृत राजनीतिक विषय पर आधारित है? महाभोज, आपका बंटी, त्रिशुंक, या फिर एक फ्लैट से लाभ? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी की एक जो रचना है जो राजनीतिक विषय पर है वह है महाभोज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है, इनमें से कौन एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है? जॉर्ज लुकाज हैं, या फिर I.A. रिचर्ड्स हैं, या फिर कालरिज हैं, या फिर क्रोचे हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालरिज। कौन? कालरिज जो है मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक के दूसरा सप्तक से, या फिर तीसरा सप्तक से, या फिर चौथा सप्तक से? हरिनारायण व्यास का संबंध जो है वह है दूसरा सप्तक से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? प्रताप नारायण मिश्र की है, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के संस्थापक कौन है? जॉन क्रो रैनसम है, या फिर T.S. एलियट है, या फिर एलन टेट है, या फिर I.A. रिचर्ड्स हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, T.H. एलियट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, इनमें से कौन सी एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? हंसा जाए अकेला, या फिर कर्मनाशा की हार, या फिर जहाँ लक्ष्मी कैद है, या फिर मलबे का मालिक? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहाँ लक्ष्मी कैद है शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सुवती ने कौन सी रचना की है? मित्रों मर जाने, हम हशमत, या फिर जिंदगी नामा, या फिर यारों के यार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंदगी नामा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी के पूर्ववर्ती है? प्रहलाद चरित्र, आनंद रघुनंदन, या फिर कलि कौतुक रूपक, या फिर चंद्रसेन नाटक? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद रघुनंदन।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता है और बहुत बार पूछा भी गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन है, आलम है, पद्माकर है या फिर केशवदास है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के जो रचनाकार है वह है केशवदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? इनमें से कौन सी एक पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बाल बोधिनी, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप या फिर श्री शारदा? तो बाल बोधिनी, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप जो है भारतेंदु युग की पत्रिका है, जबकि श्री शारदा जो है भारतेंदु युग की कविता नहीं है, वो पत्रिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? बताइए आप लोग, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? आगा हश्र कश्मीरी की है या फिर मुंशी अजमेरी की है या फिर पांडे बच्चन शर्मा उग्र की है या फिर मुंशी सदा सुखलाल की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांडे बच्चन शर्मा उग्र की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? 1961 में, 1963 में, 1964 में या फिर 1965 ईस्वी में? तो मुक्तिबोध का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्त में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं रामचरण दास हैं, जीवाराम हैं या फिर महाराज रघुराज सिंह हैं या फिर आचार्य कृपा निवास हैं? तो राम भक्त शाखा में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले जो हैं वह है रामचरण दास हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह दर्पण के लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना है या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है या फिर अबुल फजल हैं? तो बादशाह दर्पण के जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखते अन देखे अकुलाय। यह दोहा किस कवि की है? देव की है, मतीराम की है, बिहारी की है या फिर पद्माकर की है? बताइए आप लोग, यह जो दोहा है वह किसका है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी का यह दोहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टनायक है, विश्वनाथ हैं या फिर आनंद वर्धन है या फिर मम्मट है? तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह है आनंद वर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, धूमिल ने, रघुवीर सहाय ने या फिर चंद्रकांत देवताले ने? तो पटकथा कविता जो है धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? बताइए, घासीराम कोतवाल किसकी रचना है? विजय तेंदुलकर की है या फिर गिरीश कर्नाड की है या फिर बादल सरकार की है या फिर जेपी देश पांडे की है? तो घासी राम कोतवाल जो है वह विजय तेंदुलकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है। इनमें से कौन सा एक उपन्यास महिला लेखिका का है? बेदखल, कसब या फिर रुकोगे नहीं राधिका या फिर दस्ताने लापता? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुकोगे नहीं राधिका। कौन सा? रोकोगे नहीं राधिका किसकी रचना है? उषा प्रतिबंधक का उपन्यास विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। नट रंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? कहानी, कविता, नाटक या फिर आलोचना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाए, नट रंग पत्रिका जो है वह नाटक विधा पर केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? इनमें से कौन सी एक शेखर जोशी की कहानी है? कोसी का घटवार या फिर चीफ का दावत या फिर एक अश्लील कहानी या फिर प्रतिशोध है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शेखर जोशी की जो कहानी है वह है कोसी का घटवार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। दोआब के लेखक कौन है? नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह हैं, देवी शंकर अवस्थी हैं या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दोआब के जो लेखक हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तिबोध की
किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृत को, या फिर एक साहित्यिकी की डायरी को, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है को, या फिर विपात्र को? तो मुक्त बोध की जिस रचना को प्रतिबंधित किया गया था वह था भारत इतिहास और संस्कृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर जैनेन्द्र कुमार की है, या फिर महादेवी वर्मा की है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है किसकी रचना है? तो वह है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? इब्राहिम अलका जी थे, या फिर सत्यव्रत सिन्हा थे, या फिर श्यामानंद जालान थे, या फिर सत्यदेव दुबे थे? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इब्राहिम अलका जी थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1952 में, या फिर 1953 में, या फिर 1954 में, या फिर 1955 में? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था वह हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदल कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, गदल कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है, रंगे राघव है, यशपाल है, या फिर शिव प्रसाद सिंह है? इसमें जो सही हो जाएगा गदल कहानी के जो लेखक है वह है रंगे राघव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग की विधा है, किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, दीर्घ काव्य, या फिर कथा काव्य, या फिर खंड काव्य? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंधा युग जो है वह नाटक विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? बताइए, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आलोचना पत्रिका के जो पहले संपादक थे वह थे शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? रीतकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? रसज्ञ रंजन है, या फिर रसबोध है, या फिर रस प्रबोध है, या फिर रसज्ञ राग है? तो रीतकालीन कवि रसलीन कविता की एक कविता कौन सी है? वह है रस प्रबोध। ठीक है, रसलीन की कौन सी कविता है? वह है रस प्रबोध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। चक्र प्राणी शब्द में समास है, तो ये चक्र प्राणी शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व समास? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? बताइए आप लोग। तो पूर्व मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो भक्ति काल को, जबकि उत्तर मध्यकाल को रीत काल के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को के नाम से और उत्तर मध्यकाल को रीत काल के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? आचार्य देव ने, या फिर चिंतामणि ने, या फिर सेनापति ने, या फिर आचार्य भिखारी दास ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य देव ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी देश को भावनात्मक रूप से एक बनाए रखने में सामर्थ है, या फिर हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, या फिर इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, या फिर हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझती है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, बाकी जो है सभी सही है कथन।
ठीक दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना